नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे निबंध के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने कई सारे निबंधों को देख लिया है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन देखिए, बिहार में प्रचलित लोकोक्तियाँ पर जो कुछ टॉपिक हैं, इनको भी एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता ही आता है। पहले देखिए, इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। तो इसको अभी आप लोड लेके ना करें, अगर इस बार आप नहीं दे रहे हैं तो मीन्स 17वीं के लिए आप इसको देख सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला टॉपिक होगा, गोबर मैला, नीम की खल्ली या खेती दूनी फली। इस पर बात करेंगे, क्या कहता है। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाला आइकन दबा लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों, अपना टॉपिक है गोबर मैला, नीम की खली या खेत से दूनी फली। इस पर बात करेंगे, देखते हैं क्या कहता है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही मनुष्यों ने मृदा से अधिकतम उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को बनाया, ताकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। सीमित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन के लिए खेती में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। जब हरित क्रांति आई थी अपने देश में, उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही जो है ये कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक जो कह सकते हैं आप, डीडीटी या कई सारे कीटनाशकों का, खास करके जो केमिकल्स का प्रयोग किया गया था। इससे हुआ ये कि मृदा या उत्पादन में तत्काल तो बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ, और इस तीव्र उत्पादन को देखकर किसान और भी प्रेरित हुए। उन्होंने और ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अंततः जो है, कुछ वर्षों के पश्चात, 8 वर्ष 10 वर्ष के पश्चात, मृदा की ये हालत हो गई कि अब उसे अगर ये रासायनिक चीज़ों को उसे प्रदान ना किया जाए तो खेत जो है पूरी तरह से खाली ही रह जाएगा। और रासायनिक जो प्रयोग किए जाते हैं, इससे मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए आप, कि सीमित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन के लिए खेतों में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया गया। लेकिन रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से शीघ्र ही इसके दुष्प्रभाव परिलक्षित होने लगे। इससे न सिर्फ फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि मृदा की उत्पादकता घटने के साथ साथ भौम जल भी दूषित हो रहा है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। मृदा की उत्पादकता में कमी की वजह से खेती की लागत जो है ये बढ़ती ही जा रही है। परिणाम स्वरूप कृषि में आमदनी न होने से कृषकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए अधिक उत्पादन हेतु किसानों द्वारा कृषि में अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग खेती से विमुख होकर नौकरियों के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कवि घाघ की पंक्तियां याद आती है, जिनमें वे कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। ये घाघ की पंक्तियां हैं। खेती में उत्पादकता कम हुई, लोगों का पलायन बढ़ा, शहरीकरण का जो है ये समस्या देखने के लिए मिली, शहरों पर लोगों का दबाव बढ़ा। आगे कहता है इसमें कवि घाघ कृषि को सर्वोत्तम और नौकरी को सबसे दयनीय बताते हैं। इनके अनुसार कृषि कार्य जो है सर्वोत्तम है और नौकरी जो है ये दयनीय है। लेकिन आधुनिकता के प्रवाह और कृषि के रासायनिकरण ने इस स्थिति को कृषि के प्रतिकूल बना दिया है। वर्तमान में कृषि वैज्ञानिक भी कृषि की उस पुरानी पद्धति पर जोर दे रहे हैं, जिनका संबंध में कवि घाघ कहा करते थे कि गोबर मैला, नीम की खल्ली या खेती से दूनी फली। इस पद्धति में रसायनों के इस्तेमाल के बजाय जैविक विधि से खेती की जाती थी, जिसको कि आज तरह तरह के लोग
प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। आप 10 रुपया ज़्यादा दे के वो वाला जैविक खेती वाला फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं। कहता है पुरानी विधि से की गई कृषि में नीम, पशुओं के गोबर की कंपोस्ट खाद, मानव मल समेत वृक्षों व पौधों की पत्तियों, टहनियों और छालों इत्यादि को सड़ा करके खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इससे न सिर्फ जमीन की उर्वरता वापस आएगी बल्कि जल प्रदूषण भी नहीं होगा। इन रसायनों के उपयोग के कारण ये आप देख सकते हैं कि बिहार का जो भौम जल है ये आर्सेनिक से प्रभावित हो चुका है, ये पीने लायक नहीं रह गया है। आगे कहता है इससे मनुष्यों व पशुओं में रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी बढ़ेगी। जैविक विधि से कृषि करने से पशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त होगा और दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी एवं पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। कहता है कि ऐसा माना जाता है कि जैविक विधि से खेती करने में न सिर्फ कृषि की लागत कम होगी बल्कि कृषि की उपज में दोगुनी वृद्धि होगी। इसलिए कवि घाघ द्वारा कही गई उपर्युक्त लोकोक्ति वर्तमान समय की जरूरत साबित हो रही है। इस विधि को हम आधुनिक भाषा में जैविक कृषि पद्धति भी कह सकते हैं। और इसका जीता जागता आपने कई बार उदाहरण देखा होगा। जैसे आप धनिया पत्ता की अगर आप चटनी बनाते हैं और अगर किसी आप जो लोकल होते हैं या अगर आपने अपने घर में खुद लगाया है और एक मार्केट से खरीद के लाते हैं तो आपको दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। एक जो आपने खुद से लगाया है जिसमें कोई आपने विशेष रसायन का प्रयोग नहीं किया, उसका एक स्वाद देखें और मार्केट से खरीदे हुए का देखें। बाज़ार से खरीदा हुआ धनिया का चटनी अगर आप बनाएंगे तो वो स्वादहीन होता है, केवल नमक का स्वाद आएगा उसमें। तो ये प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर। कहता है कि जैविक कृषि ऐसी विधि है जिसमें कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों समेत किसी भी तरह के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें नीम एवं अन्य वृक्षों की पत्तियों, उसकी छाल व खली और टहनियों को सड़ा करके या विविध तरीकों से खेतों में खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अपने गुणों के कारण ही नीम ने नीम हकीम और एक नीम 100 हकीम जैसे नाम कमाए हैं। नीम के द्वारा जो है कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कहता है इसके अतिरिक्त पशुओं के गोबर, मानव मल इत्यादि को टैंक में सड़ा करके सुखाकर और कई बार तो सीधे खेतों में बिखेर कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। कहता है यह विधि न सिर्फ कृषकों के लिए किफ़ायती होती है बल्कि पर्यावरण, मिट्टी, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान रहित होती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण किसानों का मुनाफा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो महंगे महंगे रसायन होते हैं उन्हें नहीं खरीदना पड़ता है और ये नीम, गोबर, पत्ते, ये इसका जो कह सकते हैं जुगाड़ वो खुद कर लेते हैं या ये काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाएगा। लागत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। कहता है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एक तरफ किसान जहां अत्यधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर मिट्टी और उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ी के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि वे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त सरकार को भी प्राकृतिक उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए बल्कि ऐसे उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जारी पहल तथा कार्यक्रम को वास्तविक धरातल पर लाने हेतु प्रयास करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे किसान तथा पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। तो ये था आज का टॉपिक।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कुछ बातें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहला जैविक स्टेट और पहला जैविक कंट्री किसे घोषित किया गया था। जैविक स्टेट इंडिया में और पहला जैविक कंट्री। टॉपिक है गोबर मैला, नीम की खली या खेत से दूनी फली। मिलते हैं अगले लेक्चर में।